हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की। तो ये ऊपर पहले ये दिया हुआ है, जैसे G1 स्टेज, G0 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज। तो ये इंटरफेस के अंदर 95% होती है, तो तैयारी की अवस्था है। फिर ये जो एम फेज है, ये विभाजन की अवस्था है, जो 5% होती है। तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, इंटरफेस से। तो इसमें कोशिका 95% या इससे अधिक समय व्यतीत करती है। जैसे ये ह्यूमन सेल है, तो सेल साइकिल होता है 24 घंटे के अंदर। तो इंटरफेस चलेगा 23 घंटे, और ये जो एम फेज है तो ये चलेगा 1 घंटे के लिए। तो ये यीस्ट है सेक्रोमाइसीस सर्विस, तो इसमें है सेल साइकिल 90 मिनट की। तो इसके अंदर ये होगा इंटरफेस 85.5 मिनट और एम अवस्था 4.5 मिनट। अलग अलग जीवों या कोशिकाओं में सेल साइकिल की अवधि अलग अलग होती है। ये दो क्रमागत एम अवस्थाओं के बीच की अवस्था है। इसे सामान्यतः पहले के समय में विश्राम की अवस्था कहते थे, क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते थे। फिर है ये उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय अवस्था होती है, क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न में अपने आप को तैयार करती है। इस अवस्था को सेल के आकार में वृद्धि तथा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर ये डायग्राम के थ्रू पूरा समझाया हुआ है कि पूरी चीज़ें। फिर आता है जीवन अवस्था। उपनाम: फर्स्ट ग्रोथ, फर्स्ट गैप फेज, प्री एस फेज, पोस्ट एम फेज। घटनाएं: इस अवस्था में मुख्यतः आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि जीवन अवस्था है, उसके अंदर मुख्यतः आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अधिकांश कोशिकाओं की मात्रा दुगनी हो जाती है। सेल एंड साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण होता है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन एस अवस्था में होती है, ये जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर आगे ये एस अवस्था या संश्लेषण अवस्था। उपनाम है प्री G2 फेज, पोस्ट G1 फेज। घटनाएं: इस अवस्था में मुख्यतः न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है, एस अवस्था के अंदर। फिर आगे आइए साइटोप्लाज्मिक डीएनए, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल एवं प्लास्टिडियल डीएनए का रेप्लिकेशन किसी भी अवस्था में हो सकता है। फिर है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सेंट्रियल या तारकाय का डुप्लीकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के कारण सेंट्रोइड्स का डुप्लीकेशन होता है। फिर आगे पढ़ेंगे। तो यह है जीवन से एस अवस्था। गुणसूत्रों की संख्या समान और डीएनए की मात्रा दुगनी। गुणसूत्र 2n जैसे 20 हैं, तो 2n गुणसूत्र 20 हैं, तो ये सेम रहेगा। तो इसके अंदर डीएनए है तो 2C, और इसमें हो गया 4C, और 10, तो यहाँ हो गया 20। G2 अवस्था। G2 सेकेंड ग्रोथ और सेकेंड गैप फेज। उपनाम प्री एम फेज, पोस्ट एस फेज। घटनाएं: ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कोशिका विभाजन के समय तर्कतंतु का निर्माण करती है। तर्कतंतु का निर्माण कौन से प्रोटीन करती है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन करती है। ये भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। इस अवस्था में सेल डिवीज़न के लिए ऊर्जा एटीपी का संश्लेषण करता है। मतलब इस अवस्था में ये इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था में सेल डिवीज़न के लिए ऊर्जा एटीपी का संश्लेषण करती है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। इस अवस्था में पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका का आकार दोगुना हो जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना, G1 एस वाली और ये G2 वाली, क्योंकि 2-2, 3-3 पॉइंट है और इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर ये नोट: कोशिका के आकार में वृद्धि सतत क्रिया है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एस अवस्था में होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। फिर है G0 अवस्था। सेल साइकिल की निष्क्रिय या शांत अवस्था कहते हैं। इसमें सेल स्थायी अस्थायी रूप से
अस्थायी रूप से कोशिका चक्र से बाहर कर लेते हैं, अर्थात कोशिका निलंबित अवस्था या टर्मिनेटेड अवस्था से सेल साइकिल से बाहर हो जाती है। इस अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। इस अवस्था में सेल डिवीजन का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें सेल तब तक विभाजित नहीं होती जब तक कि वह एस में प्रवेश न कर सके, अर्थात जब जीव को विभाजन की आवश्यकता होती है तो सेल जी नोड से एस में प्रवेश कर जाती है। फिर है एग्जाम्पल, जैसे हृदय कोशिका, तंत्रिका कोशिका, स्थायी उत्तकी कोशिका। एम अवस्था है डिवीजन फेज, उपनाम प्री जी फेज, पोस्ट G2 फेज, इंटरवल फेज, बिटवीन टू इंटरवल। विशेषता, वास्तविक विभाजन की अवस्था सेल साइकिल का 5% या कम समय व्यतीत, जैसे ह्यूमन सेल में एम फेज की अवस्था होती है 1 घंटा। सर्वाधिक नाटकीय अवस्था, सर्वाधिक परिवर्तनशील होने के कारण इसको सर्वाधिक नाटकीय अवस्था कहते हैं। क्रम, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक में विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब है कोशिका द्रव में विभाजन। फिर ये आ गया एम फेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में पादप कोशिका में सेल प्लेट और गोल्जी बॉडी, ER और तर्कतंतु बनेंगे। फिर जंतु कोशिका में होगा सेल फेरो और माइक्रोफिलामेंट का निर्माण होगा। फिर आ गया ये कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के अंदर है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इनके अंदर भी ये इम्पोर्टेंट, ये इनकी खोजकर्ता वाला और शब्द किसके द्वारा दिया गया है ये पूछ सकते हैं। तो इसमें है फ्लेमिंग, तो समसूत्री में फ्लेमिंग और अर्धसूत्री में फार्मर और मुर्रे। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि जैसे इसमें एक मिनट को देखो, मैं इसको ठीक करती हूँ। इसमें अर्धसूत्री विभाजन में जैसे शब्द दिया है मुर्रे, फोरमरे और मुर्रे। तो इसमें म के ऊपर भी ये उगता हुआ र है और इस मुर्रे पर भी ये है और अर्ध में भी ये वाला र है। तो जहाँ ये शब्द आ जाए तो अर्धसूत्री और फ्लेमिंग आ जाए वहाँ समसूत्री। ये होता कहाँ है, कायिक कोशिका में। तो समसूत्री मतलब सोमेटिक सेल और ये जो अर्धसूत्री है वो जनन कोशिका में हो जाएगा। उपनाम है समकारी विभाजन, इसका उपनाम है न्यूनकारी विभाजन। जैसे मदर सेल है 2 डॉटर सेल में और मदर सेल 4 डॉटर सेल में। तो ये यहाँ पे इसके थ्रू बताया गया है। फिर आगे आती है ये समसूत्री विभाजन की अवस्था। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं हाल ही में वो मैं बता दूंगी, जहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो। तो समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं में पहले है ये प्रोफेज। तो इनके डायग्राम आप देख सकते हो, ये है अर्ली प्रोफेज का और ये है लेट प्रोफेज का। क्योंकि इनको समझाने से कोई मतलब नहीं रहा है क्योंकि आपने पहले से भी पढ़ा होगा और इनकी पूरी डिटेल फिर यहाँ थ्योरी में है। तो थ्योरी वैसे भी बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा वो। इस अवस्था में क्रोमेटिन जालक के संघनन में क्रोमोसोम का निर्माण होता है। फिर है इस अवस्था में समसूत्री तर्कतंतु माइटोटिक स्पाइंडल एपरेटस का निर्माण होता है। सेंट्रल पेयर, एस्ट्रल रेज और स्पाइंडल फाइबर जैसे तर्कतंतु आपस में मिलकर समसूत्री तर्क उपकरण का निर्माण करते हैं। फिर है सेंट्रियल पेयर व एस्ट्रियल रेज को सम्मिलित रूप से एस्टर कहते हैं। तो ये नोट में लिखाया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आ गया यहाँ पे लेट प्रोफेज में सेंट्रियल पेयर ध्रुवों पर चले जाते हैं और लेट प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक ER, गोल्गी बॉडी विलुप्त होना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कि ये जो तंतु थे ये क्रोमोसोम में बने क्रोमेटिन जालक थे। तो ये बाद में ये क्रोमोसोम बनना लग गए और इधर जो ये थे ये ER, गोल्गी बॉडी वगैरह तो ये विलुप्त होने लग गए। तो ये है प्रोफेज के अंदर। फिर आ गया मेटाफेज। तो इसके अंदर मेटाफेज में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो इसका डायग्राम आ गया। तो फिर इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट या मेटाफेज प्लेट या विश्रुति प्लेट या
इक्विलेटरी प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये आगे कन्फ्यूज़न होगा, तो इस बात का ध्यान रहे कि इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। अतः इस अवस्था को गुणसूत्र की संरचना आकार का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें याद रखना, एक मिनट रुको, देखो ये अतः इस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना आकार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका याद रखना, क्योंकि आकृति का अभी बाद में आएगा, तो ये आकार है, तो इसको मॉर्फोलॉजी के रूप में याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में भी आएगा ना पेपर। तो मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में 2 प्रकार के स्पाइंडल फाइबर पाए जाते हैं। सतत तर्कोतंतु वह स्पाइंडल फाइबर जिसमें क्रोमोसोम जुड़े नहीं होते, असतत जिसमें क्रोमोसोम जुड़े होते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र 2 सिस्टर क्रोमेटिड पाए जाते हैं जो सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। फिर इसके आगे आएगा, ये टेलोफेज का है, तो ये है एनाफेज का। ये समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। इस अवस्था का निर्माण उत्पत्ति एपीएस एनाफेज प्रोमेटिंग, ये आगे क्या है, कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। यह रसायन सेपरेज एंजाइम का निर्माण करता है जो सेंट्रोमियर और कोहेसिन प्रोटीन का विघटन करता है, जिसके कारण दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से क्रोमोसोम की भांति कार्य करते हैं। अतः इस अवस्था में क्रोमोसोम की संख्या दुगुनी हो जाती है, जिसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है। तो अब मैंने पहले बताया था कि मेटाफेज में तो मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है और स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है एनाफेज में। इसमें गुणसूत्र VJLI आकृति के समान दिखाई देते हैं, तो ये आप देख सकते हो, और ये इनका ये शेप द्वारा भी बताया गया है। फिर ये रह गया टेलोफेज, तो ये टेलोफेज है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र विसंगनित होकर क्रोमेटिड जालक का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका ER एवं गोल्जी बॉडी पुनः निर्मित हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, एक तो ये एनाफेज में आकृति का, और उसमें मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है वो। और फिर बात करते हैं अपन ये अर्धसूत्री विभाजन की। तो ये अर्धसूत्री मतलब र ऊपर उड़ रहा है, तो मॉर्गन एवं मुर्रे ने शब्द दिए। इसका स्थल है जनन कोशिका में, और यह सदैव डिप्लॉयड होनी चाहिए। नर में वृषण, मादा में अंडाशय। समय युग्मक निर्माण के समय युग्म जनन, बीजाणु निर्माण के समय बीजाणु जनन। तो ये पूरा बताया गया है। फिर है परिभाषा, ऐसा विभाजन जिसमें जनन या मातृ सेल से बनने वाली पुत्री सेल में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यह विभाजन 2 प्रकार से होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, गुणसूत्रों की संख्या आधी, न्यूनकारी विभाजन, DNA की मात्रा समान। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है और अभी लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम पहले हुआ है, उसमें इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर लेना और समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और 99% चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसमें है, और इसमें जब तक हो सके इनको पूरा याद कर लेना, क्योंकि इनसे मिलान वाला क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो ये है लेप्टोटीन, बुके या गुलदस्ता अवस्था। जाइगोटीन है सिनेप्सिस या संयुग्मन की अवस्था। पेकाइटिन है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। डिप्लोटीन है एक्सक्यूजिमेट या डाइसिनेप्सिस। ये डाइसिनेप्सिस याद रखने ला डिप्लोटीन से। डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन। तो इसका पूरा आगे बताने का मतलब कोई मतलब नहीं रहता, बट बाकी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भी अपन एक एक अवस्था को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो ये है लेप्टोटीन, इसमें क्रोमेटिन जालक के संघनन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में सभी गुणसूत्र सेंट्रियोल के पास केंद्रक झिल्ली से जाकर जुड़ जाते हैं, इसलिए इसे बुके अवस्था कहते हैं। इसे बुके की माना कि पहले कोई मिल रहा है तो वो उसके लिए बुके लेके जाएगा गुलदस्ता, फिर वो आपस में मिलेंगे, फिर तो फिर होगा क्रॉस
जीन विनिमय क्रॉस ओवर। और फिर ये दोनों तो याद रखने पड़ेंगे, मैं तो बस ऐसे बस याद करने के लिए ऐसे करती हूँ। तो लेप्टोटीन के अंदर पहले अपन जाएंगे, तो किसी के लिए मतलब जिससे भी मिलने जा रहे हैं उसके लिए बुके या गुलदस्ता लेके जाएंगे। फिर जाएंगे तो जाके मिलेंगे, तो आपस में मिलना हो गया संयुग्मन। फिर मिलेंगे, फिर होगा क्रॉसिंग ओवर, ये जीन विनिमय। तो जीन विनिमय पेकाइटिन में जीन विनिमय हो गया, डिप्लोटीन में हो गया डाइसिनेप्सिस, और डायोकाइनेसिस में हो गया टर्मिनलाइजेशन। तो ये मैंने बता ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जाइगोटिन अवस्था। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आकर जुड़ने लगते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। तो ये लेप्टोटीन में तो हो गया गुलदस्ता अवस्था, और जाइगोटिन में हो गया सिनेप्सिस। तो ये याद रखना, सिनेप्सिस बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, सिनेप्सिस नहीं, वैसे तो पूरे इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। इन दोनों गुणसूत्रों के बीच में सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इस अवस्था में बाइवेलेंट या ट्राइटेट का निर्माण होता है, लेकिन यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर होता है। इस अवस्था में बाइवेलेंट एवं टेट्राड स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय संपन्न होता है। इस अवस्था में जिस स्थान पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ जाते हैं, इसे रिकॉम्बिनेट नोड्यूल्स कहते हैं, जहाँ पर रिकॉम्बिनेलाइजेशन एंजाइम का कार्य करता है। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो पेकाइटिन में होगा क्रॉसिंग ओवर, लेप्टोटीन में होगा गुलदस्ता या बुके अवस्था, जाइगोटिन में होगा सिनेप्सिस। फिर है डिप्लोटीन। इस अवस्था में एक्स आकार की संरचना काइएजमेटा का निर्माण होता है। इस अवस्था में सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्सिस नष्ट हो जाती है, जिसे डाइसिनेप्सिस कहते हैं। डिप्लोटीन डाइसिनेप्सिस, डिप्लोटीन डाइसिनेप्सिस। समजात गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण होता है, अर्थात वह एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस अवस्था में वर्टिब्रेट्स की oocyte जन्म से पहले लेकर किशोरावस्था तक निष्क्रिय हो जाती है। मनुष्य के मादा की oocyte 12 से 15 वर्ष की उम्र तक निष्क्रिय रहती है। फिर ये बताया है, पूरा समझा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये है डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है। इसमें काइएजमेटा अंतिम सिरे पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। डाइकाइनेसिस, तो इसमें सबसे बड़ा वर्ड आएगा टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों के संगठन पूर्ण हो जाता है। इससे सेंट्रियोल ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। इससे केंद्रिक झिल्ली केंद्रिका ER गोल्जी बॉडी विलुप्त होना प्रारंभ कर देते हैं। ये प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था होने के कारण इसे मेटाफेज की संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो मेटाफेज की संक्रमण अवस्था किसे कहते हैं? डायकाइनेसिस को। और ये इसका डायग्राम बना के समझाया है। फिर है मेटाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में बाइवेलेंट गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट या मेटाफेज प्लेट पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था में बाइवेलेंट्स के सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर से स्पाइंडल फाइबर जुड़े होते हैं, जिसे असतत तर्कतंतु कहते हैं। फिर है एनाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में असतत काइनेटोकोर स्पाइंडल फाइबर टूटने से समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हो जाता है तथा समजात गुणसूत्र ध्रुव की तरफ गति करने लगते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। इस अवस्था में सेंट्रोमियर में विभाजन नहीं होता, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। और ये इसका डायग्राम है। फिर है टीलोफेज। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गोल्जी बॉडी ER पुनः प्रकट हो जाती है। इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होने से 2 हेप्लोइडी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे डिवाइड ऑफ सेल कहते हैं। एक मिनट। फिर ये तो इसके
का वो आ गया। फिर इंटरकाइनेसिस, ये मियोसिस फर्स्ट एवं मियोसिस सेकंड के बीच की अवस्था है। ये इंटरफेस की तुलना में छोटी होती है क्योंकि इसमें ऐसा अवस्था अनुपस्थित होती है, इसलिए इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है। ओनली G1 व G2 अवस्था उपस्थित होती है, यह मियोसिस सेकंड के लिए तैयार की अवस्था है। फिर है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस अवस्था में, इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है बट डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। यह मियोसिस फर्स्ट की तुलना में सरल होती है। यह समसूत्री विभाजन से पूर्णतया समानता प्रदर्शित करती है। इसकी प्रोफेज सेकंड में उप अवस्थाएं नहीं होती है। इनके एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर में विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, इसके द्वारा प्रत्येक पीढ़ी के गुणसूत्र की संख्या समान एवं निश्चित बनी रहती है। जैसे ये देख सकते हैं वृषण अंडाशय के ये 23 और जाइगोट में 46, फिर एम्ब्रियो और नेक्स्ट जनरेशन। लैंगिक जनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है, अतः युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री संपन्न होता है। मियोसिस के समय जीन विनिमय होने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। मियोसिस के समय जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होने की विभिन्नताएं होती है। अब ये क्रॉसिंग ओवर कौन से में था बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्रॉसिंग ओवर कौन से में था, अपन जो पहले पढ़ा था वो वाला। फिर ये है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, तो इसमें है ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK। फिर डीएनए का पार्ट है जेनेटिक कंट्रोल, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस और साइक्लिन। CDK एक्टिव ATP से ADP और PI, तो ये फास्फोरस समूह अलग निकल गया और ये ADP रह गया। CDK नामक जीन को सक्रिय करने का कार्य साइक्लिन प्रोन करती है। CDK सक्रिय होकर ATP का विघटन करती है, क्योंकि ये देखो ATP ADP और फास्फोरस में टूट गया, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग कोशिका चक्र में किया जाता है। सेल साइकिल 3 चेक पॉइंट पाए जाते हैं। फर्स्ट चेक पॉइंट G1 तथा S के मध्य, सेकंड चेक पॉइंट G2 व M के मध्य, थर्ड चेक पॉइंट मेटाफेज तथा एनाफेज के मध्य। तो ये अपना सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद में इसमें से जो भी पढ़ाया, मतलब आपको बताया है और मैंने अपने नोट्स रिवीजन किए हैं, इसमें से पक्का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे और वो आएंगे। और जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे की भी अगर आप किसी चैप्टर से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।